अस्सलामुअलैकुम। पोस्ट रिज़ल्ट लेक्चर 26 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। और हम रिज़ल्ट आने से पहले ये कर रहे थे। ये मैंने पिछले सेशन वाली तस्वीर उठा ली, ठीक है जी। सवाल तो सेम ही था और बहरहाल थोड़ा कोई यहाँ पे लिखने में आगे पीछे वर्किंग की तरतीब में कुछ आगे पीछे हुआ हो तो देख लेंगे। बहरहाल हम एक्रूवल्स को कर रहे थे। एक्रूवल को थोड़ा सा हम रिवाइज इंशाल्लाह करेंगे, मज़ीद पक्का करेंगे। रेट चेंज हो जाए तो डेफर्ड टैक्स पे क्या इम्पेक्ट आता है, एक ये हमने पढ़ना है। दूसरा हमने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पर डेफर्ड टैक्स जो बुक होता है एसेट वो पढ़ना है। तो ये आज के दिन पे प्लान था मेरा, लेकिन इसको अब मैं, बच्चों ने भी बाहर रोक लिया, 10-15 मिनट पहले भी कोशिश करूँगा छोड़ूँ ताकि कुछ फिर अगली क्लास से पहले भी बच्चों ने डिस्कशन के लिए आना होता है। तो इसलिए आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे छोटी सी एग्जांपल से, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा IFRS 16 को फटाफट कर लेते हैं ख़त्म। मैंने आपके साथ MCQs करना शुरू किए थे और मैंने मर के 2 MCQs करवाए थे क्योंकि आप मर रहे थे कि हमने MCQs नहीं करने। रिज़ल्ट वाला दिन था ना जी, ये जुमे वाले दिन आप लोगों का रिज़ल्ट भी तो आना था। अच्छा जी, MCQs आपको मैंने ये होमवर्क में दिए हुए थे, तो अब सारे होमवर्क में तो हैं ही, लेकिन अभी भी कुछ मैं होमवर्क में ही छोड़ रहा हूँ। अगर कोई मसला होगा तो इनमें डिस्कशन आपसे करूँगा। 27 किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हो, इसमें कोई मसला आया था? ठीक है, किसी में मसला हो आप, ये अभी भी जो मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन वाले 1-2 करा दूंगा, बाकी कैलकुलेशन वाले MCQs क्या करें, तो इतने सवाल कर चुके हुए हैं, तो जो कुछ छोड़ूंगा नहीं किए हुए जिसने वो करके देख लेना। इन केस आपको मसला आ जाए, दूसरों को नहीं आए, आपको तो आ सकता है, हर किसी के अपने मसले होते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। 27, 26, 25 पहले ही कर चुके हैं हम माशाल्लाह, ये तो सरप्राइज हो गया। 24, an entity acquires property on lease for a non-cancelable period of 3 years. Lease payments are payable semi-annually in arrear beginning from first year. ठीक है। What would be the impact of this transaction on lessee's current and gearing ratio? अब आपको ये कहने की तो ज़रूरत है नहीं, ये उस वक्त सवाल आया हुआ है जब अभी FAR ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर रेशियोज नहीं था। ये उस वक्त का सवाल है। इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये सवाल आया हुआ है ना कि बच्चा FAR 1 में, उस वक्त FAR 2 था ना, FAR 1 में रेशियोज पढ़ के आता है। तो आप तो पढ़ के आए हुए हैं, आप तो वो बच्चे नहीं हैं ना कि जिन्होंने ना पढ़ा हो, बल्कि आप लोगों का तो पैकेज लगा है इस दफ़ा FAR 2 में कि आपने 2 टॉपिक्स ऐसे यहाँ पढ़ने हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, यशी लग गया, आप ही सही यशी लगी। और FAR 1 वालों के लिए टफ थोड़ा सा हो गया क्योंकि उनके लिए ठीक है, एक गंदा टॉपिक करेक्शन फेयर उनको लगता था, निकल गया, लेकिन 2 मुनासिब टॉपिक EPS ठीक ही लगता होगा मेरे ख्याल से बच्चों को, रेशियोज भी अच्छा लगता था, वो भी निकल गए। और बदले में जो आए हैं अच्छे टॉपिक्स आए हैं उनके पास, IAS 41, IAS 38 अच्छे हैं, समझ भी आते हैं और मज़े के भी हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स अच्छा है, इंक्लूड हो गया। एक्सट्रैक्ट्स तो वैसे भी करते रहते थे, हर टॉपिक में फाइनल अकाउंट्स तो तैयार हो ही रहते थे, बस फाइनल अकाउंट का सवाल टैकल करना सीखना है। हाँ, एक सिंगल एंट्री है थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल चेंज तो चेंज ही होती है, नहीं पढ़ी हुई एक चीज़ तो नहीं है, ठीक है। आप लोग निस्बतन आसान मामले के अंदर आगे जो पास करके निकल आए, दोनों के अगर कंपैरिजन को देखें तो। अच्छा, अब गियरिंग रेशो किसी को याद हो, डेट ओवर इक्विटी, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड भी कर सकते थे, डेट ओवर इक्विटी भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। मैं डेट ओवर इक्विटी ही लिख देता हूँ क्योंकि इक्विटी प्लस डेट भी करें तो अल्टीमेटली फ़र्क तो सेम ही आना है, डेट वाला असर तो सेम पड़ जाना है ऊपर नीचे, तो फिर इक्विटी और डेट को अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट गियरिंग रेशियो पर क्या होगा? ओहो, करंट भी, सॉरी, लेसी की करंट एंड गियरिंग रेशियो, ले भाई 2 हैगी ने। चलो, अब करंट रेशियो क्या होती थी? करंट रेशियो होती थी करंट एसेट्स ओवर अब लीज पेमेंट सेमी एनुअली एरियर में है, क्या इम्पैक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का अपॉन
कमेंसमेंट, यानी जिस दिन लीज स्टार्ट होगी, जिस दिन लीज स्टार्ट होती है कमेंसमेंट पे क्या एंट्री किया करते हैं आप? पहली एंट्री क्या होती है? ये लेसी का सवाल है, बोलो। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज आप किस पर रिकॉर्ड किया करते थे? ये नॉन करंट एसेट में जाता था, यूँ कह रहे हैं, ठीक है। और लीज लायबिलिटी जो है, हाँ ये लायबिलिटी है बस, ठीक है। ये करंट नॉन करंट में आप तोड़ लेते थे, ठीक हो गया। अब ये एंट्री होती थी। अब मुझे बताइएगा, कमेंसमेंट की बात हो रही है किसकी? स्टार्ट पे। एंड की बात नहीं हो रही कि इंटरेस्ट भी आप देखें और डेप्रिसिएशन देखकर बुक वैल्यू कम करें। एट कमेंसमेंट, फिर पढ़ लो, लीज पेमेंट आर सेमी एनुअली, प्रॉपर्टी लीज पे लिए नॉन करेंट 3 साल के लिए, पेबल सेमी एनुअली इन एरियर बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन लेसीज करंट एंड गियरिंग रेशियो अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज? लीज के स्टार्ट में तो ये एंट्री होती है, ठीक है। और कोई आईडीसी वगैरह तो उसने बताया नहीं, बस यही एंट्री होती है। वो भी कहाँ पे जाते हैं? वो भी राइट ऑफ यूज में जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स नहीं बढ़ने। अब इसको सामने रखते हुए हम 1 बाय 1 देखते हैं जी। मुझे बताएं इस ट्रांजैक्शन का करंट एसेट पर क्या असर पड़ेगा? करंट एसेट्स कम होंगे, करंट एसेट्स बढ़ेंगे? करंट एसेट का तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम क्या किया करते हैं जी वैसे? बाय द वे पीएनएल में क्या जाता है रेशो के? अगर जब ये लीज स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो आगे भी सोच लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप आगे को भी सोच लें, ठीक है। पीएनएल के अंदर क्या जाता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है और डेप्रिसिएशन जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट में क्या जाया करता है? चलो ऐसे देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा? राइट ऑफ यूज। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आता है। अब एक एमसीक्यू है जालिम, लेकिन उसने रेशियोज बीच में टेस्ट कर लिया। शौक से इसलिए करवा रहा हूँ कि रेशियोज भी तो करवानी है, ठीक है जी। जी, राइट ऑफ यूज़, वरना तो मैं कहते हैं हाँ यार ठीक है ना, बस ये समझ आ गया ना, तो कहते हैं हाँ समझ आ गया। अब तो टॉपिक भी आ गया ना भाई, वैसे मौज लग गई पढ़ाने वालों की भी, पढ़ने वालों की भी। लेकिन पढ़ाने वालों को तो क्या, इधर मौज लग गई तो उधर नहीं लगी, फिर एक ही बात होती है हमारे लिए तो जी। और करंट पोर्शन भी आता है। अच्छा, अब करंट पोर्शन और लीज लायबिलिटी टोटल आ गई, लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन आ गया। अब मुझे बताइए, लीज जब कमेंस होगी, जब लीज स्टार्ट होगी, ठीक है, लीज स्टार्ट हो गई, लीज स्टार्ट होने के बाद करंट रेशियो पे कोई असर पड़ेगा? लीज स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल। लीज लायबिलिटी आज ही बैलेंस शीट बना लो तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में ब्रेक करोगे। करंट एसेट पे तो इसका कोई असर नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। पूरी ट्रांजैक्शन, पूरी लीज का करंट एसेट से तो कोई ताल्लुक नहीं बनना, सही है। लेसी है ना, लेसी, ये भी नहीं कह सकते कि जी उसका इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा तो करंट एसेट में आना, वो तो चक्कर ही कोई नहीं, वो तो बाद की बात है, ठीक है। अभी स्टार्ट में आते ही आज ही जो लीज लायबिलिटी है, आज ही खड़े होकर आप देखो तो इसमें 2 हिस्से होंगे, 1 साल के अंदर अंदर पे होने वाली और 1 साल के बाद वाली। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी विल बी इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इस पूरी कहानी में सिर्फ करंट एसेट के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो करंट लायबिलिटी के अंदर पोर्शन आएगा, करंट रेशो के अंदर, तो करंट लायबिलिटी ने क्या होना है? बढ़ना है। बढ़ना है या कम होना है? बढ़ना है या कम होना है? अब रेशो के लिए रूल याद है वो इंक्रीज डिक्रीज वाला, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ जाएगी, मैथमेटिक्स का रूल है। और न्यूमरेटर कम होता है तो जो आंसर होता है रेशो का, मतलब इस फ्रैक्शन का जो आंसर होता है वो डिनोमिनेटर के बढ़ने से आंसर कम होता है, और डिनोमिनेटर कम होने से इसका मतलब करंट रेशो का बढ़ना है, तो इससे करंट रेशो, ये करंट लायबिलिटीज का बढ़ना है तो इससे करंट रेशो क्या होगी? तो डिक्रीज इन करंट रेशो। ये तो हो गया पहले में भी ठीक, ठीक है। अब पहले 2 में से ही हो सकता है, ये तो हमें पता लग गया, क्योंकि इसकी वजह से इंक्रीज तो होना नहीं करंट रेशो ने, ऐसा ही है, सही हो गया। अब गियरिंग के ऊपर इसका असर देख लेते हैं। अब हम आए गियरिंग की तरफ। अब गियरिंग के अंदर एक है डेट, दूसरा है इक्विटी। डेट तो बढ़ेगा, डेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है ना, तो ये लीज पड़ेगी ना उसके अंदर, तो डेट तो बढ़ गया। दूसरी तरफ इक्विटी के ऊपर क्या असर होगा इसका? इक्विटी पे क्या असर पड़ेगा? बेटा ये एक्सपेंसेस हैं, बोलो, ये एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम नहीं कर देता? क्या ख्याल है? एक्सपेंस बढ़ेगा, ये एक्सपेंस बढ़ा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा, लीज की वजह से बढ़ेगा ना,
इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो इनके बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अब प्रॉफिट जब कम होगा तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो उसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पड़ी होती हैं, इक्विटी में, तो इसका मतलब इसका कुछ असर ये भी पड़ेगा कि इक्विटी भी क्या हो जाएगी, कम, लीज की वजह से। ये तो डबल ट्रबल हो गया, मतलब दोनों ही ऑपोजिट इंपैक्ट हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूमरेटर का बढ़ना ये आंसर को बढ़ाता है और डिनोमिनेटर का कम होना भी आंसर को बढ़ाएगा, ऐसे ही है ना। तो दोनों का असर क्या है, सेम। मतलब कि रेशो का आंसर बढ़ेगा और इधर क्या था, रेशो का आंसर कम होगा। तो करंट रेशो कम होगी इस ट्रांजैक्शन की वजह से लेसी की, और गियरिंग रेशो बढ़ेगी। अब देखो एज वेल डिक्रीज इन करंट, नहीं, ये तो गलत हो गया, दोनों नहीं डिक्रीज हो रहे। हाँ, बी सही है। बी क्या है जी, डिक्रीज होगी करंट रेशो और इंक्रीज होगी गियरिंग रेशो। ठीक है, इसकी पिक्चर लेनी पड़ेगी आपको क्योंकि आप थोड़ा ना भूल रहे थे। तो ये एमसीक्यू कौन सा है, 24, या नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, पर ये ना असल में फिर वो थोड़ा सा भूला पड़ा था ना। अभी इंशाल्लाह आ जाएगा याद, जब टॉपिक ही है तो फिर अच्छे से करना ही पड़ेगा, टेंशन से करेंगे। नया टॉपिक आया है ईपीएस और रेशोज़ यहाँ पे, तो वो पसंद भी कर रहा होगा आई कैप इसमें से कुछ ना कुछ टेस्ट करे, तो एक्सपेक्टेशन भी है रेशोज़ और ईपीएस के आने की। मुझे तो ज़्यादा ईपीएस लग रहा है, बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी। बहरहाल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेट पे कैसे इम्पैक्ट आया, बेटा डेट का मतलब क्या होता है, मतलब ये डेट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज ही तो होती हैं। बैलेंस शीट के अंदर जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्विटी प्लस डेट करते हैं, मतलब इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ये लायबिलिटी का पोर्शन आएगा नहीं, लीज का नॉन करंट पोर्शन आता है ना, तो डेट इससे बढ़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो ने बढ़ जाना। सिर्फ ये असर नहीं, दूसरा भी देख लो। दूसरा क्या है, इस लीज की वजह से एक्सपेंस भी बढ़ना है, इंटरेस्ट और डेप्शन। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम, मतलब इक्विटी भी कम। तो ये दोनों ही ऑपोजिट साइड पे थे, दोनों की ही वजह से आंसर ने बढ़ना ही था। न्यूमरेटर के बढ़ने से बढ़ना था, डिनोमिनेटर के कम होने से बढ़ना था। ठीक है, सही है। मे आई प्रोसीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। लो जी, ये भी कर ही लेते हैं, चलो सारे ना होमवर्क दिए जाए। तो ज़मीर अंसारी इज अ कार डीलर, सुभान अल्लाह, डीलर। कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस, कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस। खुद कह रहा है फाइनेंस लीज होती है। एनीवेज, ही हैज़ बीन सेलिंग अ कार एट फॉलोइंग टर्म्स, फेयर वैल्यू 5 मिलियन, एनुअल लीज रेंटल्स इन एरियर, मार्केट रेट है। अच्छा, कहीं पे इम्प्लिसिट रेट दिया नहीं उसने, ऐसा ही है ना। अगर देता तो फिर हमें डीलर लेसर है ना, हमें हायर लेना पड़ता, और अब तो हमने जुमे वाले दिन वो भी कर दिया। ओए वो जो किया था, याद करना, समरी में एक जगह पे पॉइंट लगाया हुआ था कि ये पढ़ेंगे करेंगे, वो कर लिया, वो जाके दिखाना है आपको। वैसे वो रूल क्या था, डीलर लेसर भी हो, मैंने कहा था रेट्स की डिस्कशन 3 मौकों की इकट्ठी की थी हमने। नंबर 1, अगर कभी मिसिंग फिगर्स हो, रेंटल मिसिंग हो, तो रेट कौन सा लेना है, लेसर का फार्मूला यूज करना है, इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। हाँ, डीलर लेसर का सवाल हो तो आईडीसी को 0 ले लेना है। अब जब रेट ये रेंटल निकल आया, अब इस इम्प्लिसिट रेट को साइड पे कर दो और फिर दोबारा से अब सवाल मुकम्मल होने के बाद सोचो। लेसी का सवाल है तो इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा, उससे ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। लेसर का सवाल है तो वो इम्प्लिसिटी यूज करेगा, और अगर डीलर लेसर है, डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर है, तो वो फिर हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट यूज करेगा। ठीक है, अब यहां पर समझ आ गई। अब यहां पर 2 होते तो फिर देखते, लेकिन यूज कर लिया हमने फिलहाल मार्केट। लेकिन उस दिन जो हमने एडिशनल बात की थी वो ये की थी कि जब पहली एंट्री करते हैं, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, तो उसमें जो सेल रिकॉर्ड करते हैं वो लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी और फेयर वैल्यू पे करते हैं, और पीवी ऑफ एलपी के अंदर लाजिम क्या है, मार्केट रेट यूज। अब वो उस सवाल में इसलिए पहली बार ये मसला अराइज हुआ था क्योंकि हायर इम्प्लिसिट था, तो हमने सारा सवाल इम्प्लिसिट से किया, तो हमारे पास जो पीवी ऑफ एलपी मौजूद थी वो इम्प्लिसिट वाली थी, इस वजह से वो यूज ना हो सकी, वरना हर सवाल में हो जाती थी। कुछ याद आया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जो छोड़ा हुआ था हमने, वो भी हो गया था। समरीज के अंदर याद कराना, टिक करेंगे उसको जाके। एनीवेज, फिलहाल तो एक ही रेट है।
अब वो कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल रेवेन्यू एंड फाइनेंस इनकम। ओ, क्योंकि डीलर लेसर है ना, अब ये उसने बेसिकली वही सेल निकलवाई है जो पहली एंट्री वाली होती है, और फिर फाइनेंस इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम, ये दूसरी एंट्री की बात कर रहे हैं। यानी वो हमसे एक 2 नंबर के MCQ के अंदर नॉलेज पूरा ले रहा है। फटाफट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इफ एनुअल लीज रेंटल इज इंक्रीज्ड टू एंड ऑल अदर टर्म्स सेम। हो बड़ा खीर MCQ यार, मजे का है। देखो इसका मतलब 2 बार ये काम करना पड़ना है। एनुअल रेंटल है 1646,199। अगर ये रेंटल 1.8 मिलियन पे चला जाए तो वो कह रहा है क्या होगा। हमने कहा जी अभी बताते हैं आप, बिस्मिल्लाह, वर्किंग 1। अब चूंकि मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे पता है डीलर लेसर के अंदर PV ऑफ UGRV अलग लेके चलना पड़ता है हमें, लेकिन है UGRV है तो अब वो लाल अलग करना वो दिमाग में आपके फिट कर दिया हुआ है, अब जरूरत नहीं है। अब सवाल के हिसाब से अगर डीलर लेसर का भी सवाल है और नहीं है UGRV तो कोई बात नहीं, अलग लेके चलने की क्या जरूरत है। अब तो याद है ना, अब आपके काबू में ये चीज, अब आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। शुरू में नहीं कर सकता था मैं कि किसी सवाल में लिख दिया किसी में ना लिखा, कंफ्यूज ही रहते। पक्का याद करा दिया कि जी अगर डीलर लेसर है, जज बल्कि मैंने कहा था लेसर है कोई सा भी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था लीज पेमेंट प्लस UGRV, और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था PV ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस PV ऑफ UGRV। उसको अलग लाल लेके चलते थे। और उसकी आपको अफादियत का भी पता है कि हमें टेस्ट लगाने के लिए PV ऑफ LP चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर PV ऑफ UGRV आ जाए तो ये डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, डीलर लेसर का सवाल है तो PV ऑफ UGRV अलग चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में हम माइनस करते हैं, कॉस्ट सेल की फिगर की कॉस्ट में से माइनस करते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब UGRV होता है। सवाल में नहीं है तो अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखें, ठीक है। तो कॉस्ट नहीं पता, फिर फेयर वैल्यू पता है 5,000 में करना चाह रहे हैं बच्चे तो 5,000, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब ये जो है उसने कहा है पहले वाला वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ 1646 कर दूँ, 1646 के 4 किराए हैं बस, 4 साल लीज टर्म, और हैं भी एरियर में, ठीक है। कितना आ गया टोटल 6584। इसकी वजह जरूरत नहीं टोटल लिखने की, लेकिन चलो तरतीब पे रहें। 6584। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट 1646 इंटू 1 माइनस 1.1 क्या है रेट 12, ठीक है। रेस टू पार सारे किराए करने हैं डिस्काउंट, -4 डिवाइडेड बाय 0.12। क्यों लिखूं मैं +0, लिखना है तो लाल से लिख भी सकते हो वैसे। बताओ जी आंसर 5,000। तो बस यही PV ऑफ LP भी है और यही नेट इन्वेस्टमेंट भी है। और अगला काम हम किया करते थे, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल लेते थे। ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम चलो अभी नहीं निकालते, अभी मिसाल के तौर पे नहीं निकाल, वैसे बाय द वे उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। खैर उसने क्या बोला कि सेल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, मैं एंट्री किए बगैर चलना चाह रहा हूँ। असल में पहली एंट्री क्या होती है, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट। रिजल्ट क्या है पता नहीं, क्या भूल गए, मेरा नाम उमैर है, भूल गए हो, हद हो गई। लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट पे आता था, ऐसे ही है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV। उसके बाद सेल क्रेडिट करते थे, फेयर वैल्यू और पूरा ही लिख देता हूं, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP। और PV ऑफ LP जो है वो लाजिम है कि निकली हो एट द रेट ऑफ मार्केट रेट, ऐसे ही है। अब इत्तेफाक से सवाल में है ही यही रेट, इसलिए जो PV ऑफ LP निकली है, अच्छा ये PV ऑफ LP तो है, कर ही देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि आपके काबू में है, लेकिन फिर भी बस मुझे डर लग गया। ये देखो +0, ठीक है ना। तो इसलिए PV ऑफ LP यही है, ये 5,000 PV ऑफ LP ही है। तो ये जनाब 5,000 + 0 इज इक्वल टू 5,000, ठीक है। अब
तीसरी चीज़ होती थी, चौथी चीज़ होती थी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आपने क्रेडिट करना होता था कॉस्ट। अब उसने क्या पूछा है कि जी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेल पे, ऐसा ही है। अब मैं ये एंट्री करके सेल निकालूं, कोई ज़रूरत है, उसने एंट्री मांगी। अब मुझे बताओ सेल किस पे बुक करते हैं, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, तो ये तो सेम है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि सेल कितनी होगी। जालिम क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल रेवेन्यू एंड फाइनेंस इनकम। अब फाइनेंस इनकम कितनी है, अगर ये किराया रखा जाए तो फाइनेंस इनकम अनअर्न्ड ही होगी सारी पहले दिन, तो वो भी निकाल लो कितनी बनती है, 6584 माइनस 5000, ये दोनों ठीक है, इज इक्वल टू जी 1584। अब एक तो लोअर कोई भी उठा लो, ठीक है, 5000 पे सेल बुक होनी है, ठीक है, 5000 उठा लो कोई सा वाला भी। और इस सूरत में अगर ये रेंटल हो तो ये हमारी फाइनेंस इनकम है, ठीक है। कितना टेक्निकल है देख लो एमसीक्यू। अब उसके बाद अगर सब चीज़ें सेम रहे लेकिन किराया बदल जाए, और किराया कितना हो जाए जी बदल कर, तो यही वर्किंग रहनी है सारी की सारी, तो ऐसे ही है ना, वर्किंग तो यही रही। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बदलेगा, 1800, ऊपर तो सेम था, 1800 इंटू 4। अब 1800 एवरीथिंग सेम, मतलब रेट वगैरह भी सब कुछ सेम, कितना आता है जी बताइए, ये पीवी ऑफ एलपी कितना आ गया जी, 5467, बोलो 7200, ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट हो गई 5467। अब सेल पे क्या असर पड़ेगा, सेल रिकॉर्ड कर, देखो पीवी ऑफ एलपी निकली किस पे हुई है, मार्केट रेट पे, हमारे रूल वाली, ठीक है। अब सेल किस पे रिकॉर्ड होती थी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। अब पीवी ऑफ एलपी बढ़ गई लेकिन फेयर वैल्यू तो 5 पे ही है, तो सेल हमारी पहले भी 5000 पे बुक हुई थी, सेल अब भी 5000 पे बुक होगी, तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू सेल्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन चूंकि पीवी ऑफ एलपी बदल गई और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बदल गई, तो 7200 माइनस जी आंसर। अब सेल तो सेम रही, ठीक है, सेल अभी भी मैंने फेयर वैल्यू पर ही बुक की क्योंकि ये लोअर था, और पहले तो दोनों ही सेम थे, तो इसका मतलब सेल पे कोई असर नहीं पड़ा, सेल विल बी रिकॉर्डेड एट सेम 5000। लेकिन फाइनेंस इनकम पे तो अभी सारी अनअर्न्ड है पहले दिन, तो इसी दिन खड़े होकर बता रहे हैं कि इस पे कितना फर्क पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम विल इंक्रीज बाय, बस इंक्रीज, पता नहीं उसने क्या पूछा हुआ है तो ज़रा देखते हैं। हाँ, उसने इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ है, तो कहता है सेल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, सेल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर वो उसने क्या बोला कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन दो चीज़ों पे, अगर रेंटल हम 1.8 मिलियन कर दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सेल पे, तो वो कह रहा है इंक्रीज, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं। डिक्रीज इन सेल, हाँ ये भी नहीं है, नो चेंज इन सेल, अच्छा अगला फिर गलत है, इसका मतलब सी ही सही है, बार पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। नो चेंज इन सेल रेवेन्यू एंड इंक्रीज इन फाइनेंस इनकम, ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर, ये अच्छे एमसीक्यूज हैं, मज़े मज़े के एमसीक्यूज हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। बाकी कुछ जो सादे लगते हैं ना मुझे कि सिर्फ कैलकुलेशन है, मुझे लगते हैं, मैं वो होमवर्क फिर भी लिख देता हूँ, तो उसको कंफर्म करना है कि यार वो सादे ही हैं, कोई मसला तो नहीं है, हमें समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन करेक्ट है, नो चेंज, सेल में नो चेंज, और इंटरेस्ट इनकम विल इंक्रीज, ये MCQ 20। मैंने एंट्री लिखी ज़रूर पर फिर मैं भाग गया उससे करने से, क्यों 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 हम करें, हमें पता होना चाहिए वो मांग क्या रहा है, टाइम ज़ाया होता है उससे। अब आप कहो जी पहले दिन ये फ़र्क है, यही पूरे 4 साल में भी यही फ़र्क ही रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके बटेगा, बस टोटल फ़र्क तो इतना ही रहना जो इंक्रीज़ हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है।
चलें आगे। नेक्स्ट, बच्चे मेरे ख्याल में पहले जहन बना लिया था ना बच्चों ने, हमने मंडे को नहीं आना है ना पहले से। अब आई के हमने रिजल्ट बदल दिया है, बच्चों ने नहीं अपना कमिटमेंट एक बार जब कर लेते हैं ये लोग छुट्टी करने की, ये फिर नहीं रुकते, कमिटेड लोग हैं ना। उन्होंने छुट्टी करनी तो उन्होंने कर ही ली है, उन्होंने कहा देखी जाएगी। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप लोग ये। ओके, अच्छा एमसीक्यू था ना। वुड लीजिंग has leased certain equipment on Yakam July in respect of fair value, ये तो मिलता जुलता सही। A what amount of net investment in lease will be presented in non-current assets? कर लोगे ये ओके कर दूं? इसको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ फिर, ये ओके होना चाहिए क्योंकि क्या है, सिंपल लेसर का सवाल है और उसकी फाइनेंस लीज GRV आ रही है। ये तो मुझे पता नहीं क्यों देखी फिगर्स, या शायद ये वो गैलेक्सी जैसा लग रहा है, बस नाम बदल दिया, जो भी है बहरहाल इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यूजफुल लाइफ 5 साल है और लीज टर्म 4 साल है, तो यहीं से पास हो गया एक ही टेस्ट, फाइनेंस लीज है। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी सिर्फ आपने बनाना है 30 जून 19 पे कह रहा है, यानी पहले साल के एंड पे बस एक साल और 2 साल। 2 साल का इसलिए कि आपने लाइन लगानी है और उसके नीचे करंट और नॉन करंट जो निकलना है वो नॉन करंट पोर्शन या इनमें से कोई एक होगा इंशाल्लाह, ये हो जाएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, समझ आई है। ये कितने बच्चों ने वैसे घर पे किया था, जब किया था हो गया था, ये मसला तो नहीं आया था इसमें। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? कुछ याद है राइट ऑफ यूज की कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता था, क्या क्या भला? PV ऑफ LP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, IDC तरतीब वही रखते हैं ना जैसे सीखा था, IDC, इंस्टॉलेशन और PV ऑफ डिसमेंटलिंग नहीं, PV ऑफ डिसमेंटलिंग, और एक और चीज़ थी जो मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए कराई थी, और वो थी एनी पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, एनी अमाउंट पेड टू लेसर बाय लेसी बिफोर कमेंसमेंट। कहो तो दिखा दूं? नहीं, बस इस सवाल में नहीं है, लेकिन वो ज़ीरा, भाई ने बोला ज़ीरा, देग बनाई थी, ठीक है, एक फनल सा लगाया था, उसमें PV ऑफ LP मेन जो इंग्रेडिएंट था, बोटियां आ रही थी, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन, IDC, PV ऑफ डिसमेंटलिंग, हमने कहा ये कुछ मसाला जात हैं, और फिर एक नई चीज़ डाली थी हमने, वो भी ना भूल जाए ना अपना। ऐसे नहीं मज़ा आता, मुझे पता है आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग कहते हैं नहीं हम देखना चाहेंगे, तो भाई देख लें, कोई मसला नहीं है, आके देख लेते हैं। ये देखें सामने ही देख ये। तो ये कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनिशियल कॉस्ट में हो? तो नंबर 1 लीज पेमेंट, नंबर 2 इंस्टॉलेशन, 3 IDC, 4 PV ऑफ डिसमेंटलिंग, और 5th पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पढ़ाई जाती है। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ था ये 4 चीज़ें थी, ABCD। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है, दूर से पता लगेगा इंशाल्लाह। अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटीज को PV ऑफ LP को कहते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यही तो होती है। इनिशियल मेजरमेंट लीज लायबिलिटी किस पे हुआ करती है? लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे ही होता है ना, तो ये तो होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, हाँ बिल्कुल, PV ऑफ डिसमेंटलिंग ये भी होता है, ये भी ठीक है, ये भी होता है, ये भी लीज पेमेंट में होता है। पता नहीं वो क्या कह रहा है, होता है या नहीं होता, वो बाद में देख लेंगे, आगे बढ़ो। पेमेंट्स मेड टू लेसर बिफोर, अच्छा शुक्र है ये भी पढ़ा हुआ था, बिफोर कमेंसमेंट, अभी भी दिखा भी लाया, शुक्र है। वैसे मैंने तो अब देखा है ये, लेकिन हमने तो अपनी 4 चीज़ें पूरी करनी थी ना, बल्कि 5 हैं, ठीक है, पहले से 4 वाली और ये एडिशनल जो ज़ीरा डाला था। असल में ना यहाँ पे 4 पॉइंट्स इसलिए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉलेशन अलग से नहीं बताई हुई, मैंने अलग बताया हुआ आपको। IDC और इंस्टॉलेशन मिलती जुलती बात है, उन्होंने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में ही IDC को भी रखा होता है, हमने इनको अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है, बात समझ आ रही है, सही है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स हैं 4 और मैं आपको जो है वो 5 दिखा रहा हूँ, तो 5 इस वजह से है कि हमने IDC और इंस्टॉलेशन अलग रखी थी, ठीक है ना, तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा
ओ नहीं यार, यही डर था मुझे, इसीलिए मैंने दिखाने लाया था आपको। शुक्र है एमसीक्यूज हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे एंड पे आके। अच्छा जी, तो ये भी बिल्कुल शामिल होती है। ग्रॉस लीज रेंटल पेएबल अंडर द है, ग्रॉस लीज रेंटल अंडर लीज एग्रीमेंट। ग्रॉस तो कभी भी नहीं आते, लीज रेंटल्स जो पे भी करते हैं उसकी पीवी निकाल कर ऊपर लिख तो दिया है वन में, तो ये नहीं आता। उसने भी क्या कहा था, कौन सी चीज़ इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ में कौन सी चीज़ नहीं आती, तो डी नहीं आती। ठीक है, अब गावा लीजिंग वाला सवाल चूंकि कर चुके हैं तो इसको आप ओके करें, बस होमवर्क भी क्या करना, ये पूरा सवाल किया उसी में से एक्सट्रैक्ट किया गया, ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये सवाल हमने किया हुआ है बच्चों। जी हाँ, पास पेपर 6 है, तो ये छोड़ें बस। डीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन, अब इसमें क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज दैट शुड बी रिकग्नाइज्ड ऑन यकम जुलाई। ये तो बिल्कुल सिंपल है मेरे ख्याल से, ये यकम जुलाई पे नेट इन्वेस्टमेंट वही जो स्टार्ट के अंदर होती है। अब डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स ऑल्सो ऑफर सच मशीन्स ऑन लीज, डीलर लेसर है। ठीक है, वन सच मशीन वॉज लीज्ड ऑन यकम जुलाई 2004 और उसमें परचेज कॉस्ट है उसकी, यूजफुल लाइफ है, लीज पीरियड है। 6/8 करो ज़रा, 6/8 करो। वैसे वो जो नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो मतलब फाइनेंस लीज ही होनी है, फिर भी 6/8 करो, नेट इन्वेस्टमेंट बोल दिया ना, ये तो आता ही फाइनेंस लीज में था, ऑपरेटिंग लीज के अंदर तो आया कमाया किसाया था। ठीक है, भूल तो नहीं गया IFRS 16, भूलने नहीं दूंगा मैं जी। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह UGRV है, और मेरे ख्याल में ये तो होमवर्क ही रखे। कितने बच्चों ने इसको किया था, कोई मसला आया था इसमें? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, 18वां 17वां 80 पहले कर चुके थे ना हम, ये मैंने बताया था आपको, ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ से देखनी थी। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑन यकम जनवरी, तो नेट इन्वेस्टमेंट की ये आपके MCQ नंबर 17 का आंसर था। और दूसरी रिक्वायरमेंट थी व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये आपकी MCQ नंबर 18 की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, सही है, कर लिया था हमने। ये करवाऊं, चले। Alpha Limited leases an asset with an estimated useful life of 6 years for an initial period of 5 years and an optional secondary period of 2 years during which a nominal rental will be payable. ठीक है, अब यूजफुल लाइफ कितनी है, 6 साल, और लीज टर्म 5 + 2 कर लो, 7 कर लो। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है असल में ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वैसे करते तो IS 38 के अंदर होते थे ये, उसमें लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस इंटेंजिबल, वो तो अब रहा नहीं, तो उसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ने कि अगर मिसाल के तौर पे आपने आज 25 मिलियन देकर एक लाइसेंस खरीदा है 5 साल के लिए, और उसमें एक ऑप्शन मौजूद है कि 5 साल ख़त्म होने के बाद आप सिर्फ 2 मिलियन देकर मज़ीद 5 साल के लिए एक्सटेंड करा लीजिएगा। अब 25 के मुकाबले में 1 या 2 मिलियन ना होने के बराबर होता है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि बस फिर आप जो है वो हमारी बात माने, अब उनकी इंटेंशन को छोड़ें, आप 10 साल ही लाइसेंस की लाइफ अज्यूम करें। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये अब आपके सामने रहा नहीं, तो ये उसी के हिसाब से थोड़ी सी बात करते हुए मैंने कहा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 2 साल के लिए सेकेंडरी पीरियड बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेंटल क्या है, नॉमिनल कहते हैं ना होने के बराबर रेंटल है। तो फिर वो नॉर्मल असम्पशन ये होती है कि यार ठीक है, असूली तौर पर तो उसको लिखना चाहिए था कि वो एक्सटेंड करेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल मैंने इस नॉमिनल की वजह से इसको 7 साल भी ले लिया। लेट्स से अब कहता है जी प्रेजेंट वैल्यू भी खुद निकाल के दे दी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट इज 870। ठीक है, तो इसका मतलब और कुछ है भी नहीं, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट उस तरफ चल पड़ा है, तो इसका मतलब राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट हमारे पास आ गई, वो कितनी आ गई जी, 870,000। उसके बाद मसला था किसका, डेप्रीसिएशन का। अब डेप्रीसिएशन हमने माइनस करनी होती है, एक्यूमुलेटिव माइनस करते हैं। ठीक है, अभी तो 1 साल ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, ओए अच्छा जालिम, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इन अल्फा लिमिटेड
फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होगी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ लीज। इसका मतलब अच्छा ही हुआ मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लिया, एक नहीं 2 साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। अब अगली बात 870 तो कॉस्ट आ गई, डिवाइड किससे करें? अब सवाल में कहीं पे लिखा हुआ है ओनरशिप विल ट्रांसफर, बोलो सवाल में कहीं पे लिखा हुआ है ओनरशिप विल ट्रांसफर? नहीं लिखा हुआ तो फिर नॉर्मल केस में हम क्या अज्यूम क्या करते थे, ओनरशिप विल ट्रांसफर ना लिखा हो तो विल नॉट ट्रांसफर है, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर है तो फिर शॉर्टर पे। अच्छा विल ट्रांसफर भी होता तो यूजफुल लाइफ पे होना था। ये वो सिनेरियो जो एंड पे आके आया था जब मैंने आपको कहा था ऐसा हो सकता है कि एसेट की लाइफ 6 साल हो और लीज 7 साल की हुई पड़ी हो, तो फिर आप में से एक आदमी ने कहा था हाँ जी हो सकता है। फिर मैंने आपको कहा था किसी के पास फंड्स ना हो तो वो कहता है भाईजान 6 साल चाहे एसेट ने फ़ायदा देना है, मुझे किस्तें 8 साल की बना दो, 9 साल की किस्तें बना दो, वो मेहरबानी आपकी, मैं कमाता रहूँगा, ऐसे से देता रहूँगा, किस्तें ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है, ठीक है। खैर आप डिवाइड किससे करेंगे जी? हम 6 से, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात थी कि उसने दूसरे साल के एंड पे कहा था क्या बुक वैल्यू होगी, ठीक है। तो फिर 290, अब इसमें मसला क्या था, यही 7 और 6 वाला, चले 290 तो 580 इज़ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड एट द एंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक है। चलो 5,80,000, ठीक है जी। ये एमसीक्यू नंबर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र है तो शॉर्टर, ठीक है जी। तो ये जनाब एमसीक्यू नंबर हमारा आ गया कौन सा, 16, ठीक है। मुका भी लो यार इन। फिर गैलेक्सी आ गया जी, ओके है, बस इसको करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत? चलो फिर फाइम लिमिटेड पे एक दो एमसीक्यूज और कर लें यार। ब्रेक तो आज नहीं ना करनी, आज तो लेट क्लास शुरू की है मैंने, ब्रेक फिर लंबी हो जानी, बाहर बच्चे आ जाते हैं फिर। मैं टाइम पे आया हूँ, अब मेरे डायलॉग मुझे मार जाते हैं, सर आप तो टाइम पे आए हैं, आप कब लेट आते हैं? मतलब ब्रेक के लिए ये कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। अच्छा जी चले, फाइन लिमिटेड लीज आउट, चले फिर ये एमसीक्यूज कर लेते हैं, एक दो ही बस और कर लेते हैं इसमें, बस ये एक आध कर लें, उसके बाद फिर ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा संभल रहे हैं, आज का दिन आपको मैंने, लेकिन वापस आके फिर हम वो IAS 12 के अंदर रिवाइज़ करेंगे अपना एक रूल जो थोड़ा बहुत किया था, ठीक है। उसके साथ एक सवाल करेंगे, वो जो एग्जांपल है ना वो एक सवाल है। असल में जो प्लान में सवाल था वो सवाल तो टैक्स रेट के चेंज समेत एक्रूवल का था, ठीक है। लेकिन वो टैक्स रेट का चेंज है वो फिर मैंने आज डिले किया है। मैंने कहा पहले ही आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई पड़ी हैं, इस वक्त प्लानिंग चेंज, आगे सारा कुछ चेंज, तो चलो एक दिन मैं टैक्स रेट को चेंज नहीं करता, काम तो ये भी करना था, ये टुकड़ों में करना था, अब वो अगले टुकड़ों के अंदर ये वाला टाइम बच जाएगा तो फिर अगला काम रूटीन वाला होता चला जाएगा। फाइन लिमिटेड लीज्ड आउट इट्स बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 11 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है जी। द कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 239 एंड इस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 25 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। यकम जनवरी पर उन्होंने एक अपनी बिल्डिंग लीज पर दी है, ऑपरेटिंग लीज पर दी है तो इनकी अपनी किताबों में रहेगी ना, असल बात ये है, ठीक है। और ये इसको डेप्रीशिएट करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी, अगर डेप्शन करनी है तो या तो ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल लाइफ देता या बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ देता, तो उसने बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ बता दी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी डेप्रीसिएशन निकाल सकेंगे। FL ऑल्सो इनकर्ड 11,000 एज IDC। अच्छा, अब ऑपरेटिंग लीज पे कितने अरसे के लिए दिया ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिमेनिंग लाइफ चाहे 25 साल हो, अगर लीज हुई 2, 4, 5 साल की तो ये वाली IDC ऑपरेटिंग लेसर किया, उसने सिर्फ लीज टर्म के ऊपर फायदा देना है, याद है। बनाएंगे तो एसेट सही, लेकिन डेप्रिशिएट करेंगे इस लीज टर्म को, इस IDC को लीज टर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 वॉज पेड बाय लेसी एज इनिशियल डिपॉजिट, ये डाउन पेमेंट है, एंड फर्दर रेंटल ऑफ 10,000 पर एनम शैल बी पेड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 years। अच्छा, अब ये ज़रा ना टेक्निकल कर गया, देखो कैसे। मैं पहली बात, डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम तो हम बनाया करते थे ना, ठीक है। अब वो क्या है, ऑपरेटिंग लीज है, लेकिन ये दोनों कॉलम तो फिर भी बनते थे, इसी से तो हमने जो है वो फिर टोटल करके आया तो यहाँ पर आ जाता था इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में, कमाया यहीं से निकालते थे। अब वो क्या कह रहा है, यकम जनवरी 11 पर 10 रुपये नहीं 16 रुपये एडवांस में पे किए, ये 16 वॉज पेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद कह रहा है फर्दर रेंटल 10,000 पर एनम है जो कि एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो 31 दिसंबर 11 पे भी 10 और फिर 31 दिसंबर 12 पे भी 10। यहां तक कोई मसला हो। एंड देन 32,000 पर एनम शैल बी पेड फॉर फॉलोइंग 2 ईयर्स। उसके बाद वाले जो 2 साल हैं जी, 32 और 32। मजे का सवाल, क्योंकि हमें याद है कि स्टैंडर्ड ने तो कहा था स्ट्रेट लाइन पर रेंट रिकॉर्ड करना है, इन्होंने तो अखीर ही कर दी, ठीक है जी। अब 32 सॉरी, ठीक है। अब ये टोटल कितना बनता है? पूरा 100, 80 90 पूरा 100 डिवाइड बाय 4, 4 साल की लीज है। नज़र भी आ गया कि 4 साल उधर 25 साल लाइफ, तो ऑपरेटिंग लीज ही बनती थी, ठीक है। तो रेंटल ₹25,000 पर एनम जो भी आया, ठीक है। अब ये डाउन पेमेंट भी आ गई, कभी किसी सवाल में आई नहीं थी, चलो इस एमसीक्यू में आ गई कि ऑपरेटिंग लीज हो डाउन पेमेंट भी हो। किसी सवाल में नहीं देखी थी ना हमने, देख ली। छोटा छोटा एमसीक्यू भी कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है आपको। तो बस हमने क्या करना है, टोटल जो रिसीव करनी है अमाउंट, ठीक है। ये साथ ही आया पहले दिन ही हो जाना है, कोई मसला नहीं, हमारी तरतीब ही ऐसी है। आया फिर कमाया और फिर घिसाया, ठीक है। तो आया 16 वाला एक आ जाएगा और फिर 31 वाला एक आ जाएगा और फिर उसके बाद कमाया की एंट्री करेंगे और डेप्रिसिएशन की भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है लीज टर्म 4 ईयर्स, हम पता लग गया जी 4 ईयर्स है। अब बता रहे हो व्हाट अमाउंट ऑफ लीज इनकम। अच्छा, ये तो काम हो गया, बस इतना सही था। खैर, व्हाट अमाउंट ऑफ लीज इनकम शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 31 दिसंबर। तो ये तो सिर्फ सी ऑप्शन है, चेक करो ज़रा जी, ज़रा चेक करो सोल्यूशन में जाके, मतलब कहानी खत्म होगी ना। लेकिन चलो अच्छा सवाल था, इसकी ज़रा एंट्रीज कर लेने में हर्ज नहीं है, ज़रा रिवाइज भी हो जाए। पहली बार ऑपरेटिंग लीज में डाउन पेमेंट भी आ गई, तो मैं इसकी एंट्रीज करा देता हूँ। एमसीक्यू इज ओवर, ये वर्किंग तो करनी पड़नी थी आपको। ये 25,000 पर एनम ही तो आपने लीज इनकम मतलब इस ऑपरेटिंग लीज में क्या होती है? इस लीज ऑपरेटिंग लीज ही है ना, लीज ऑपरेटिंग वाली हो तो उसकी इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम होती है। ऐसे से ना अगर इंटरेस्ट इनकम होती है, ऑपरेटिंग लीज में इंटरेस्ट इनकम कहां से आई? ऑपरेटिंग लीज में तो रेंटल इनकम ही होती है। तो लीज इनकम यहां पर ऑपरेटिंग लीज में क्या है? रेंटल इनकम। वो कितनी है? वो पर एनम 25,000 है। ये तरतीब हमें नहीं समझ आती, स्टैंडर्ड कहता है हमने तो टोटल करके डिवाइड बाय 4 किया, पर एनम कितना रिकॉर्ड करना है? 25। तो एमसीक्यू यहां खत्म हो जाता है। लेकिन मैं जरा थोड़ी सी एंट्रीज अब करा रहा हूं अलग से, ठीक है। जरा डाउन पेमेंट भी आ रही है ना। अब फिर आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसे ही है फॉर बोथ रिसीवेबल अनअर्न्ड। आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट, तो ये 16 आ गया। उसके बाद ये ऐसे ही करा रहा हूँ यार, जरा देख लो। फिर जी आया एंड वाला आया, फिर आ जाएगा कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 10 से, ये 31 दिसंबर 11 पे आ गया। फिर कमाया की एंट्री, बोलो कमाया की एंट्री, बोलो बोलो बोलो, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, और ये कितने से? 25 से। तो वो सिर्फ उसने ये पूछा था ये। उसके बाद घिसाया की एंट्री भी करते थे, वो भी कर लो जरा रिवाइज, वही तो करने आया हूं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए आपने एसेट की कॉस्ट कितनी है? चलो बुक वैल्यू गिवन है 239, डिवाइड करोगे इसको किससे? 25 साल से, प्लस आईडीसी भी भाईजन ने 11,000 की गालिबन थी, इनकर की थी, इसको डिवाइड करोगे और साल का पहला दिन, इसलिए कोई फ्रैक्शन फ्रुक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी जी। वैसे बता दो अब 12.3, बड़ी मेहरबानी। तो ये जनाब मैंने वैसे ही बस कर दिया, हालांकि ये आपका आंसर था। एमसीक्यू कौन सा है ये? एमसीक्यू नंबर 14, ठीक है जी। ये एमसीक्यू 14 का आपका ये आंसर है। लेकिन ये मैंने ना बस मतलब इधर जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी, बस ये करना था, ठीक है। वो अगली एंट्री सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए।
ठीक है, ओके डन। अच्छा MCQ था ये भी, बहरहाल आसान बहुत था, समझने वाले होना चाहिए बच्चा। ये आखिरी है बस। अ कंपनी लीजेस, उसके बाद देखते हैं। अ कंपनी लीजेस अ कंप्यूटर सर्वर with legal title of asset passing after 4 years. The company usually depreciate computer over 6 years. Company also leases a machine for 14 years, but legal title does not pass to lessee at the end of agreement. Ownership will not transfer. Company usually depreciate machinery over 20 years. Over what period of time should the computer and machines be depreciated? अब एक होती है लीज टर्म, दूसरी होती है यूजफुल लाइफ। अब ओनरशिप अगर दो ही तो हैं, यहाँ से लिखते हैं, एक है कंप्यूटर और दूसरा है मशीन। अच्छा, लीज टर्म, कंप्यूटर की लीज टर्म कितनी है बच्चों? लीज टर्म कंप्यूटर की कितनी है? 4 साल, ठीक है। तो और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? कहीं पे लिखी हुई है 6 ईयर्स, चलो अच्छी बात है, इसकी यूजफुल लाइफ आ गई। लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। अब ओनरशिप डिसाइड करती है। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र हो तो हम यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, और ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो तो शॉर्टर और यूजफुल लाइफ और दीज टर्म पे, ठीक है। तो अब ओनरशिप कंप्यूटर केस में कह रहा है डज नॉट, नहीं पास होती है। ये कंप्यूटर सर्वर का लीगल टाइटल आफ्टर 4 ईयर पास हो जाएगा, मतलब ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, लेकिन होगी आफ्टर, वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी करते हैं तो तभी आया करते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब ओनरशिप विल ट्रांसफ़र। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र है तो फिर डेप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे जी? डेप्रिशिएट ओवर जी, तो डेप्रिशिएट ओवर बोले कितने साल हैं बता दो। हाँ तो वही लिख रहा हूँ ना, क्योंकि उसने तो नीचे आपसे ईयर्स पूछे हुए हैं अलग से, ठीक है। तो ओनरशिप विल ट्रांसफ़र हो तो डेप्रिशिएट, इतना स्लो हुआ पड़ा यार, इसको क्या हो गया? अच्छा जी, अब 6 ईयर्स पे इसको डेप्रिशिएट कर लें। फिर मशीन की लीज टर्म क्या है? 14 ईयर्स। इसकी कहीं पे इकोनॉमिक लाइफ वगैरह गिवन है, यूजफुल लाइफ 20, लेकिन ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। अब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस हो तो लोअर ऑफ, शॉर्टर ऑफ। तो शॉर्टर क्या है? अब यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है, कंप्यूटर 4 साल, मशीन 14 साल, कंप्यूटर 6 साल, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। काफ़ी ही हो गए। ऊपर वाले MCQs में कोई मसला है? किसी MCQ में कोई मसला? अच्छा फिर भी देख लीजिएगा 1 से 12 तक, अगर कोई मसला रह गया हो तो ठीक है, कि अब आपने पूछना है, मैंने फिर कोई नहीं बताने। ऑल MCQs किस ज़माने में दिए थे होमवर्क में, ठीक है। अच्छा हाँ, और आखिर में वो चीज़ भी देखते चलें, 6 में मसला है। वैसे तो IS8 आपने किया हुआ है, लेकिन IS8 मैं देखता हूँ किसी वक्त थोड़ा सा हल्का सा उसको भी रिवाइज़ करा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो जब रिवाइज़ हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर कर लेंगे। एनीवेज इसको भी देख लेते हैं, अब कल करेंगे, लंबी बात है फिर ज़रा, इतना जल्दी नहीं होना। अच्छा जी, थ्योरी में भी कुछ नहीं छोड़ा था हमने वैसे तो, लेकिन एंड पे ना 2 प्रेजेंटेशन वाले सफ़े थे जिसको मैंने कहा था, हाँ ये भी रहता है। चलो मैं जो चीज़ इस वक्त पढ़ाने जा रहा हूँ ना, फ़िलहाल ज़रा टिक कराने जा रहा हूँ, वो है समरीज पे आएँ। ये देखें, लेसर, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो, फाइनेंस लीज हो, तो क्या करना है? तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर विल रिकॉर्ड सेल एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP यूजिंग मार्केट रेट। तो ये असल में मसला था, पेज 36 पे है। तो अब ये वाला मसला हमने डिस्कस कर लिया है, पास पेपर 15 का 2 था गालिबन, ऐसे ही है, ये मैंने आपको करवा दिया था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। चलें यहाँ पे अब थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर
वापस आते हैं, थोड़ा एक्रूवल रिवाइज करेंगे, एक आधा टेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर छुट्टी दे दूँगा।